नमस्कार दोस्तों, सीटेट एग्जाम के लिए ज्योग्राफी NCERT आज का टॉपिक है हमारी बदलती पृथ्वी, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण कुछ पॉइंटों की बात करेंगे जहां से परीक्षा में बार बार क्वेश्चन आता है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, इस वीडियो में आपको PYQ क्वेश्चन भी कराऊंगा और इस टॉपिक से लगभग 30 PYQ अब तक आ चुके हैं 2011 से अब तक में। तो PYQ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हैं, आप PYQ क्वेश्चन को यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इन सभी PYQ क्वेश्चन को इसी वीडियो के माध्यम से कराऊंगा ताकि आप सभी लोगों का कंसेप्ट एंड कंटेंट, जो कंटेंट आपका रहेगा वो तो क्लियर आपका होगा ही होगा, उसी के साथ PYQ क्वेश्चन के जरिए सारा कंटेंट आपका क्लियर हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपका डाउट भी खत्म हो जाएगा, यानी कि सब कुछ खत्म हो जाएगा इस एकमात्र वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं क्योंकि वीडियो इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो चलिए वीडियो यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं प्लेट। आखिर प्लेट क्या होती है? स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। स्थल मंडल यानी कि जिस पर हम लोग रहते हैं, पृथ्वी का एक टुकड़ा यानी कि एक भाग, जिसको स्थल मंडल बोलते हैं, जो कि प्लेटों से विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग, यानी कि जो प्लेट होती ना, वो कुछ मिलीमीटर तक हर वर्ष खिसकती रहती है या घूमती रहती है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि जो प्लेट होती है वो आखिर घूमती क्यों है? प्लेट के घूमने का एक कारण यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है कि मैग्मा में होने वाली गति के कारण घूमती है। तो इतनी जानकारी आपको पता चल गई। उसके बाद यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी हैं। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। आपने सुना कि भूकंप आ गया, मैग्मा पृथ्वी से बाहर आ गया, लावा आ गया, समुद्र में तूफान आ गया। तो ऐसी घटनाएं अधिकतर प्लेट के कारण होती हैं। जो प्लेट में गति होती है उसके कारण से ही पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है। दो बल हैं, उन दो बलों के बारे में आपको बताऊंगा। बल का मतलब फोर्स, जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं वह दो प्रकार की हैं। एक अंतर्जनित बल एंडोजेनिक फोर्स और दूसरा बहिर्जनिक बल यानी कि एक्सोजेनिक फोर्स। अब मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दूं अंतर्जनित बल के बारे में। तो जो बल पृथ्वी के अंदर या आंतरिक भाग में होता है उसको अंतर्जनित बल बोलते हैं। ठीक, जो पृथ्वी के बीच में हो यानी कि धरातल के नीचे हो, अंदर हो। और बहिर्जनित जो पृथ्वी के सतह पर होते हैं, पृथ्वी के धरातल मतलब कि धरातल के ऊपर होते हैं। और जो नीचे होंगे वो अंतर्जनित होंगे, जो सतह पर होंगे वो बहिर्जनित होंगे। दोनों आपको पता चल गए होंगे। और यहाँ से PYQ भी आया है, ऐसी बात नहीं कि यहाँ से PYQ ना आया हो, इसलिए ही आपको यहाँ पर सारी जानकारी बताता हूँ। अंतर्जनित बल, अंतर्जनित आपको समझाया, जो अंदर, जो पृथ्वी के अंदर घटित होते हैं, आकस्मिक गति से उत्पन्न होते हैं। तो कभी कभी धीमी गति से भी उत्पन्न होते हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी के सतह पर अत्यधिक हानि होती है। ठीक, तो दो बल मैंने आपको समझाया, यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद मैं आगे आपको यहाँ पर चीज़ों को बताता हूँ। तो क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको करा देता हूँ, उसके बाद मैं आगे यहाँ पर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ठीक, तो इसको मैंने कर लिया बड़ा। अब क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझना। अंतर्जनित बल एंडोजेनिक फोर्स कभी कभी आकस्मिक गति से उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल, कभी कभी आकस्मिक गति से भी उत्पन्न होते हैं, कभी कभी धीमी गति से भी उत्पन्न होते हैं। दोनों बातें मैंने यहाँ पर ही क्लियर करी थी। ठीक है ना, दोनों बातें मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दी। यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखना, कहाँ पर आप लोग देखोगे, यहाँ पर देखो, अंतर्जनित आकस्मिक, स्टेटमेंट में भी आकस्मिक ही दिया गया है। यहाँ पर लिखा भूकंप ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण अत्यधिक हानि होती है। वही दूसरा हूबहू स्टेटमेंट दे दिया गया। यहाँ पर क्या चीज़ मैं साबित करने की बात करता हूँ? तो साबित करने की बात करता हूँ कि कंटेंट ऐसा पढ़ो जहाँ से क्वेश्चन फंसे। तो भैया यहाँ पर दोनों ही आपके सही हो जाएंगे, सही व्याख्या करेंगे। और एक बात यहाँ पर कह दूँ,
यह जो जानकारी आपको PYQ वाली बताई जा रही है, ये मेरे द्वारा बनाए गए हैंड रिटन नोट्स, जो कि विशेष तौर पर सीटेट एग्ज़ाम को पहली बार में क्रैक कराने वाले हैं नोट्स। क्योंकि जैसे टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, उस टॉपिक के नोट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। बेहतरीन ढंग से हर जानकारी को यहाँ पर समझाया गया है। और उसी के साथ PYQ क्वेश्चन भी मैंने नोट्स में डाले हुए हैं। 2011 से अब तक जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं, अब तक के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इन्हीं नोट्स में। इसलिए आपको एक नंबर दे देता हूँ, 9696400597। इस नंबर को आप लोग सेव कर लेना, या व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, या डायरेक्ट कॉल कर लेना। मैं खुद आपसे बात करूंगा और आपको ये सारे नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, कंप्लीट प्रोवाइड कराऊंगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो उन लोगों के लिए यह नंबर है, ठीक। पहले वाले तो लोग ले चुके हैं। और नोट्स का प्राइस यहाँ पर लिख दूँ, केवल 199 है। ओनली 199 इस नोट्स का प्राइस है, जिसमें कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आपको तीनों क्लास का यहाँ पर मिलेगा, ठीक। तो चलिए अब मैं आगे यहाँ पर बढ़ लेता हूँ, ताकि आपका टाइम बर्बाद यहाँ पर बिल्कुल भी ना हो। उसके बाद यहाँ पर पृथ्वी की गतियाँ हैं। तो पृथ्वी की गतियाँ अंतर्जनित बल के कारण भी और बहिर्जनित बल के कारण। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था, अंतर्जनित जो जमीन के भीतर होती हैं, पृथ्वी के भीतर होती हैं, अंदर होती हैं, और बहिर्जनित जो पृथ्वी के बाहर होती हैं, धरातल पर होती हैं, सतह पर होती हैं, ठीक। और अंतर्जनित आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल दो भागों में डिवाइड किया गया। आकस्मिक, जो आकस्मिक घटना, जैसे भूकंप आकस्मिक आता है, अचानक से आता है, ज्वालामुखी भी अचानक से फटते हैं, भूस्खलन भी अचानक से होता है। और पटल विरूपण यानी कि पर्वत निर्माण कारी जो बल होते हैं वो भी अंतर्जनित ही होते हैं। बहिर्जनित में बात करूं, जैसे आपने अपरदन देखा होगा, निक्षेपण देखा होगा, जो कि धरातल की सतह पर होते हैं, पृथ्वी की सतह पर होते हैं। नदी कहाँ पर बहती है? अब आप ये नहीं कहोगे कि पृथ्वी जमीन के अंदर बहती है, अब आप कहोगे कि धरातल पर बहती है ना। पवने आपको आंखों से दिखाई पड़ती है कि पवन उड़ी, इधर गई, उधर गई। समुद्री तरंग आपको समुद्र में दिखाई पड़ती हैं, ये धरातल पर होने वाली प्रक्रियाएं हैं। हिमनद जो कि ग्लेशियर, ठीक। तो इन सभी के बारे में अब आपको बताऊंगा, जितनी मैंने यहाँ पर आपको जानकारी बताई है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जितने भी लोगों ने नोट्स ले लिए हैं वे लोग कमेंट कर दें, ताकि अन्य लोगों को भी पता चल जाए, ठीक। या व्हाट्सएप पर आप लोग मैसेज कर लेना। और स्थल मंडलीय प्लेट भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं छोटी कठोर प्लेटें असमान आकार की होती हैं, जिस पर महाद्वीप व महासागरें टिकी हुई हैं। इतना आपको समझा दिया। अब देखो, अब यहाँ पर देखो, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, ज्वालामुखी। भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक से निकलते हैं, वह ज्वालामुखी कहलाता है। यहाँ पर ज्वालामुखी का चित्र भी दिखाया गया है। ज्वालामुखी में मैग्मा कोस्ट, लावा, बेंट, क्रेटर, गैसें और राख निकलती है, परपटी और मेंटल, ठीक। और 2-3 शब्द हैं यहाँ पर, एंडोजेनिक और वाह्यजनिक, वही है जो आपको बता चुका हूँ। और उतना महत्वपूर्ण यहाँ पर नहीं है। महत्वपूर्ण यहाँ पर लाइनें हैं जहाँ से PYQ क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक ना। तो अभी आपको बताता हूँ, आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होना। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी के सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। तो पृथ्वी की परपटी का कांप जाना ही भूकंप कहलाता है, सिंपल। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आप बिल्कुल भी मत छोड़ना। जहाँ पर कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम जहाँ से कोई चीज़ निकलती है, उदित होती है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को, जो निकटतम स्थान होता है, उद्गम केंद्र का निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन कि सर्वाधिक हानि कहाँ पर होती है, तो अधिकेंद्र के पास में होती है। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसे चित्र में अधिकेंद्र दिखाया गया है, इसमें नहीं दिखाया गया है, हाँ इसमें दिखाया गया है, ये वाला चित्र आप लोग समझो। जैसे अधिकेंद्र यहाँ पर है, ये अधिकेंद्र है। जैसे जैसे इससे हम लोग दूर जाएंगे, दूर चले गए तो कम हो जाएगा भूकंप का वेग, दूर जाएंगे, और इसके पास वाला क्षेत्र में भूकंप का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा।
उद्गम केंद्र वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है, भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। ठीक है ना, तो वही मैंने आपको बताई। तो यहाँ से क्वेश्चन अभी आपको कराऊंगा, एक दो पॉइंट और आपको बता दूं। भूकंपीय तरंगे तीन प्रकार की होती हैं। पी तरंगे, एक होती है पी तरंगे, पी वेव्स, अनुदैर्घ्य तरंगे, और एस तरंगे। एस तरंग का दूसरा नाम है अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे पृष्ठीय तरंगे इनका नाम है। तो इस बार क्वेश्चन यहाँ पर इनसे मिलान करने से भी आया था, तो क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको करा दूं फिर आगे बढ़ूं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भूपर्पटी में कलर चेंज कर लूँ ना, चलो मैंने कर लिया। भूपर्पटी में वह स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंगे आरंभ होती हैं। अब बात करी गई आरंभ की, है ना। आरंभ मैंने क्या बताया था, उद्गम केंद्र से आरंभ होती हैं, और उद्गम केंद्र के निकट अधिकेंद्र होता है। अधिकेंद्र में सर्वाधिक हानि होती है। ठीक, हानि होती है अधिकेंद्र में। राइट जवाब हो जाएगा आपका उद्गम केंद्र। तो इसलिए आप लोग नोट्स को अवश्य रूप से ले लेना, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि आपने बहुत टाइम व्यर्थ किया इधर उधर की बातों में, और आप लोग बार बार फेल भी हो रहे हो मेरी नज़र में, क्योंकि एसएसटी में ही आप लोग एकदम भौचक्के हो जाते हो। और यहाँ पर अगला देखो, दिसंबर 2024 की परीक्षा में आया था, सूची फर्स्ट का सेकंड के साथ मिलान करना है। पी तरंगे अभी आपको बताया, क्या बताया आपको, यहाँ पर देखो, ये वाली देखो, ये लाइन देखो, और फिर इन PYQ क्वेश्चन को देखो। अब आपको समझ में आया कि एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से बनाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको मिलान कर लेना है। ठीक, पी तरंगे होंगी अनुदैर्घ्य के साथ, पी होगी अनुदैर्घ्य के साथ, एल आपकी हो जाएंगी पृष्ठीय के साथ, एस हो जाएंगी अनुप्रस्थ के साथ। राइट जवाब यहाँ पर आपका तीसरा हो जाएगा, और वही तो आपको समझाया। अब आप कहोगे कि सर आपने अपने नोट्स में इन जानकारी को बताया है या नहीं बताया है, या सर आप ही मुझे कुछ नहीं बता रहे हो। तो चलिए एक बार आपको बता दूं। तो भूकंप के बारे में मैंने अभी आपको बताया वो सारी जानकारी। उद्गम केंद्र से क्वेश्चन आया, उसको भी मैंने यहाँ पर बताया। अधिकेंद्र के बारे में भी आपको बताया। उसके बाद भूकंपीय तरंगे तीन प्रकार की होती हैं, जिनसे अभी मैंने आपको PYQ क्वेश्चन भी कराया। ये सारी जानकारी हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएगी मेरे प्रिय मित्रों, परेशान बिल्कुल भी मत होना SST में, क्योंकि आपके लिए ही मैं मेहनत करता हूँ, आपके लिए ही इस चैनल को मैंने खड़ा किया है ना। तो आप लोग ऐसी गलती मत करना, ताकि बार बार आपको पछताना पड़े। ठीक, तो उसके बाद और भी क्वेश्चन आया 2016 की परीक्षा में, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं है। भूकंपीय तरंगे अनुप्रस्थ भी होती है, अनुदैर्घ्य भी होती है, पृष्ठीय भी होती है, लेकिन पोताश्रय तरंग थोड़ी ना है। पोताश्रय तरंग एक समुद्री तरंग है। कैसी तरंग है दोस्तों, समुद्री तरंग है, ना कि भूकंपीय तरंग है। तो इतनी गहनता से आपको चीज़ें समझाता हूँ ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूटे ना। फिर मैं आगे आपको बताऊँगा भूकंप का मापन, ठीक है ना। इसमें मैंने एकदम बेहतरीन ढंग से समझाया है चित्रों के माध्यम से। तो चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ। तो इतनी जानकारी यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। अब आगे मैं बात कर लूँ, और एक बच्चा वाली एक लाइन दे दी गई, यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम कर सकते हैं। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों का व्यवहार का अध्ययन करके, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। ये कुछ संकेत हैं भूकंप के। तो भूकंप आने के संकेत क्या क्या हो सकते हैं, जानवरों के व्यवहार, तालाब में मछलियों का तड़पना, सांपों का अधिकतर होना धरातल पे। ठीक, तो इतना आपको बता दिया। उसके बाद गुजरात के भुज में बहुत भयानक भूकंप आया था। गुजरात के भुज में, ये बात पता होनी चाहिए, कब आया था, 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल 6.9 तीव्रता वाला भूकंप था। अब आपको यहाँ पर ये भी बताऊंगा रिक्टर स्केल आखिर क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पर दी गई है डू यू नाउ। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है, जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2 होती है या उससे कम होती है तो उसका प्रभाव ना के बराबर होता है। जिसका 5 होता है तो वस्तुएं गिरने लगती हैं या क्षति पहुंचने लगती है। 5 पे क्या होता है, वस्तुएं गिरने लगती हैं, इतना पता होना चाहिए। और 6 पे ये बहुत तीव्रता वाला होता है, ये बहुत शक्तिशाली होता है। और जिसकी तीव्रता 7 हो तो बहुत शक्तिशाली विनाशकारी होता है। तो यहाँ से मेरे हिसाब से क्वेश्चन भी आ चुका है, वो क्वेश्चन अभी आपको कराता हूँ, देखता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया है।
तो इतनी जानकारी तो अभी मैंने आपको एनसीईआरटी में बताई, जो नोट्स में यहाँ पर दी गई है। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में, कनाडा में, संयुक्त राज्य अमेरिका में सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। अफ्रीका में जाम्बिया व जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात की मैंने बात बताई। अब आगे यहाँ पर आपको बताऊं मुख्य स्थलाकृतियों के बारे में। पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने से अपक्षय क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। वायु, जल तथा अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर अपक्षय और अपरदन की बात करी गई है मुख्य तौर पे। चलो इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है आपके सामने नदी के कार्य। तो नदी से बहुत क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। दृश्य भूमि का मतलब देखने वाली भूमि का अपरदन होता है। भूमि अपरदन यानी कि मिट्टी का कटाव होता है, नदियों से होता है। जब नदी किसी बड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है, वाटरफॉल बनाती है। कैसे बनाती है चित्र में बताया गया है। जैसे कोई नदी आई, ये नदी आई, फिर ये पहाड़ से गिर गई तो ये झरना जैसा यहाँ पर गिरने लगा, तो इसी को वाटरफॉल बोलते हैं, जलप्रपात बोलते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात, ऐसे जलप्रपात आपको तमाम मिल जाएंगे। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर देखना बहुत महत्वपूर्ण है। जलप्रपात पहले बनाती है नदियाँ, उसके बाद जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, जैसे जैसे नदियाँ मैदान में आती हैं तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती हैं। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आया है। जब नदियाँ मैदान में प्रवेश करती हैं तो ये सांप की तरह ऐसे ऐसे रेंगने लगती हैं, ऐसे ऐसे, तो ये विसर्प कहलाती हैं। चित्र में भी दिखाया गया है, ये देखो चित्र ऐसे ऐसे बहती हैं। ठीक, तो इनको बोलते हैं विसर्प। इसके बाद विसर्पों के किनारे ये कटते रहते हैं, यहाँ पर अपरदन होता है और निक्षेपण होता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। क्या बोलते हैं? चाप झील बोलते हैं। ठीक, और उसके बाद अवसाद ये सब कुछ जमा करती है नदी। इसके समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है और अनेक नदियों से कई प्रकार की नहरों का भी निर्माण किया जाता है, आपको मालूम होगा। और उसके बाद नदियों से वितारिका भी बनाई जाती है। यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितारिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह को डेल्टा बोलते हैं। सुंदरवन डेल्टा का नाम आपने सुना है ना? किन नदियों पर है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा किन नदियों पे है आपको बताना है। ठीक, तो इतना आपको बताया नदी के बारे में। और नदी से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, जैसे यही क्वेश्चन है, मैंने तटबंध आपको बताया है तो नदी से ही रिलेटेड, लेकिन मैंने अभी आपको भूकंप वाला क्वेश्चन नहीं कराया था, वो क्वेश्चन यहाँ पर है। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है तो विसर्प कहलाता है। 18 में आया हुआ क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक, तो विसर्प कहलाती है। तो तमाम क्वेश्चन हैं आपके सामने, इसलिए आप लोग इन नोट्स को अवश्य रूप से ले लेना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। नदियों के बाद समुद्र की बात कर लेता हूँ। किसकी? समुद्र के कार्य की बात कर लेता हूँ। तो समुद्र से संबंधित 3 यहाँ पर शब्द आएंगे। एक स्टैक, तटीय मेहराव, समुद्री गुफा। ये क्या हैं? उन्हीं को आपको यहाँ पर समझाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको समझाता हूँ समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं। इनको समुद्री गुफा बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, समुद्र में जो तरंगें होती हैं,
तरंगों के अपर्दन और निक्षेपण से स्थलाकृतियाँ बनती हैं और ये धीरे धीरे टकराती रहती हैं और बड़ी चौड़ी होती जाती हैं, जिनको समुद्री गुफा बोलते हैं। तो समुद्री गुफा यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। ये देखो समुद्री गुफा, ऐसे निर्माण होता है समुद्र में समुद्री गुफाओं का। और इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर इनमें केवल छत बचती है, जिसे तटीय मेहराब बोलते हैं। छत को क्या बोलते हैं? तटीय मेहराब बोलते हैं। ये रही छत, इसको बोलते हैं तटीय मेहराब बोलते हैं, ये वाली छत को। ठीक, उसके आगे आप लोग देखो, इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर इनमें केवल छत बचती है, जिसे मेहराब बोलते हैं। और एक दीवार जैसी संरचना को स्टैक बोलते हैं। स्टैक ने तो हद कर दी, बार बार स्टैक से क्वेश्चन आया है परीक्षा में और सब कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टैक, दीवार जैसी संरचना को स्टैक बोलते हैं। देखो स्टैक, ये खड़ी दीवार, दीवार को बोलते हैं स्टैक। समझ गए आप लोग? आशा करता हूँ आपने समझ लिया होगा। और समुद्री जल के ऊपर जो उठा हुआ भाग होता है ना, उसको समुद्री भृगु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समुद्री भृगु बोलते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। तो समुद्र के बारे में आपको बताया, एक साथ यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कराऊंगा ताकि आप भूल जाओगे। जैसे समुद्र से रिलेटेड क्वेश्चन, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण तो तरंगों एवं अपर्दन के द्वारा होता है। समुद्र में गुफाएं किन कारण से बनती हैं? तो तरंगों के अपर्दन और निक्षेपण से बनती हैं। तो वही बात मैंने आपको शुरुआत में ही समझाई थी। क्या समझाई थी? यही तो यार दोस्त मैंने आपको समझाई थी। समुद्री तरंग के अपर्दन निक्षेपण से तटीय स्थलाकृतियां बनती हैं। वही क्वेश्चन था, तटीय क्षेत्र में समुद्री गुफाएं बनती हैं, किन कारणवश बनती हैं? तो वही कारण तरंगों का अपर्दन निक्षेपण, है ना, वही कारण। तो इसलिए कहता हूँ चीज़ों को अच्छे ढंग से पढ़ा करें आप। और उसके बाद क्वेश्चन 2021 में आया था स्टैक, अभी मैंने आपको बताया था स्टैक जो कि समुद्री तरंग है। स्टैक जो कि क्या है? दीवार जैसी संरचना है। क्या है? दीवार जैसी एक संरचना है। और उसके नीचे क्वेश्चन, तटबंध तो नदी से संबंधित हो ही जाएगा, स्टैक हो जाएगा दीवार से रिलेटेड, यानी कि समुद्री तरंग हो जाएगा। छत्रक शिला भी आपको आगे पढ़ाऊंगा, हिमोड़ भी आगे पढ़ाऊंगा। छत्रक शिला वैसे पवन की होती है, हिमैड आपकी हिमनद की होती है। ये सारी जानकारियाँ छोटी छोटी हैं, जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप कर पाओगे। इसलिए नंबर तो मैंने आपको दे दिया 96 400 597। इस नंबर पे फटाक से कॉल करो, मैसेज करो, नोट्स प्राप्त कर लो। समय मत बर्बाद करो, समय मत गवाओ। ठीक, और कितना मैं बताऊं आपको, बता के ही मैं थक गया हूं। ठीक, ये तो बता दिया। उसके बाद और ये छत्रक शैल अभी आपको कराता हूँ, फिर वीडियो को एंड करता हूँ। बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बताता वही हूँ जो आपको समझ में आ जाए। अब मैं यहाँ पर बात कर लूँ हिमनद। हिमनद आप लोग जानते हो, बर्फ़, पर्वतों पे जमी हुई बर्फ़, एक प्रकार से हिमनद आप लोग कह सकते हैं, है ना। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ़ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गुलासमी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती हैं। गुलासमी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदरस का अपर्दन करती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ़ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बनाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ छोटे छोटे सैल, रेत, तलछट, ये निक्षेप। हिमनद का निक्षेपण क्या है? क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछता, आपसे पूछा है हिमनद का निक्षेपण को हिमोड़ बोलते हैं। हिमोड़ किसका निक्षेपण है? हिमनद का निक्षेपण है हिमोड़। ठीक, निक्षेपण आप लोग समझ गए। उसके बाद पवन को समझा दूं, फिर इस वीडियो को एंड करूं, फिर आपको क्वेश्चन और करा दूं। तो मैं सिंपल करा दूं पवन के कार्य। पवन पहले बताओ, पवन कहाँ पे चलती है? रेगिस्तान में चलती है, वहीं पर तो स्थलाकृतियाँ बनेंगी। जैसे आपके गांव में पवन चली, आपके गांव में थोड़ी ना कोई स्थलाकृति बनेगी। आपके शहर में आंधी आई या हवाएं चली, पवन चली, तो कोई स्थलाकृति थोड़ी ना बनेगी। स्थलाकृति बनने के लिए कुछ रेगिस्तानी चाहिए जहाँ पर मिट्टी उड़ सके और कुछ बन सके। जैसे ये देखो बालू का स्तूप यहाँ पर ये है इस प्रकार से। तो वही तो बताने का प्रयास किया ना मैंने आपको। तो समझो, यहाँ पर रेगिस्तान में पवन अपर्दन निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में पवनों के द्वारा अपर्दन व निक्षेपण होता है। रेगिस्तान में आप छत्रक शैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शिला बोलते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसे शैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनती है। इनको बालू का डिब्बा बोलते हैं।
ठीक है ना। इसमें एक डिटेल्स बताया गया आपको क्या कैसे कब बनता है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस के निक्षेप पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन बनता है पवन का निक्षेपण। पवन निक्षेपण क्या है? तो पवन निक्षेपण क्या है? आपका जवाब क्या होगा? लोयस। पवन का निक्षेपण क्या है? लोयस। और लोयस पाया कहाँ जाता है? चाइना में सर्वाधिक पाया जाता है। बस आपको इतना ही पढ़ना था। अब आपको कुछ क्वेश्चन करा दूं। कुछ क्या, यहाँ पर क्वेश्चन तो तमाम है, जैसे नदी वाला ये है, अपर्दन, निक्षेपण, विसर्पण, तीनों आपके सही हो जाएंगे। चाप झील बनती है, ये कराने को रह गया था। अब क्वेश्चन आपके समझ आ चुका है पवन के निक्षेपण को। अभी मैंने आपको बताया लोयस बोलते हैं, और लोयस सर्वाधिक चीन में पाए जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए नोट्स आप लोग ले लेना, जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को वॉच कर रहे हो। नदी जहाँ पर किस जल राशि में मिलती है उसे नदी मुहाना, रिवर्स माउथ बोलते हैं। ठीक, इतना ही रहने देता हूँ। क्वेश्चन तो बहुत हैं, फिर मैं यहाँ पर, आप समझ पा रहे होगे ना। आप लोग नोट्स ले लेना, उनमें आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ लेना, और शुरू से इन नोट्स का एक बार और मैं आपको रिव्यू करा दूं, ताकि आप ये मत कह सको कि सर आपने क्या नहीं बताया। जैसे मैंने आपको चैप्टर कराया हमारी बदलती पृथ्वी, ये नोट्स का रिव्यू है। फिर मैंने आपको यहाँ पर स्थल मंडलीय प्लेट के बारे में बताया था। आप कहोगे सर हाँ आपने बताया था, घूमती है। फिर मैंने पृथ्वी की गतियाँ, अंतर्जनित बहिर्जनित, ये दोनों गति के बारे में अच्छे ढंग से आपको बताने का प्रयास किया। उसके बाद ज्वालामुखी को भी मैंने आपको बताया, भूकंप को भी मैंने आपको बताया, और भूकंप कहाँ और किस क्षेत्र में ज़्यादा उनकी गति होती वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया। फिर मैंने आपको भूकंप की तरंगें 3 प्रकार की PSL, इनको भी बताया। ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ? ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद एक रिवील कर सको, यानी कि महसूस कर सको कि हाँ ये मैं पढ़ चुका हूँ। उससे मैंने फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी कराए। क्वेश्चन तो आपको पता ही है। फिर मैंने भूकंप का मापन आपको बताया। भूकंप लेखी से होता है, रिक्टर स्केल में मापा जाता है। 5 जिसकी तीव्रता होगी तो वस्तुएं गिरने लगती हैं। 6 बहुत शक्तिशाली होता है। 7 एकदम सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। और भुज में भूकंप आया था। फिर मैंने आपको नदी के कार्य बताए दोस्तों। फिर विसर्प आकृति बताई, चाप झील बताई, वितारिका बताई, समुद्री तरंग बताई, ये तटीय मेहराव बताया, स्टेक बताया, हिमनद नदी के कार्य बताए। ये सारी चीज़ें कहाँ पर मिलेंगी? तो नोट्स में मिलेंगी। मोबाइल नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। फिर मैंने आपको पवन के बारे में बताया। फिर मैंने इन लोयस को बारे में बताया। ये जानकारी मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ? आपको लगता होगा कि सर क्या पागल हो गए हो आप ऐसे क्यों बता रहे हो? तो मेरे बताने का मकसद है जितना मैंने आपको अभी तक बताया है वो आपको याद आ सके, ताकि आप जल्द से जल्द इन चीज़ों को नहीं भूलें। और आप लोग एक काम करना, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भर के कमेंट कर देना, ताकि मुझे अच्छा लगे कि लोगों ने क्या कमेंट किए हैं इस वीडियो को देखने के पश्चात। तो आप लोग इन नोट्स को ले लेना, PYQ आपको मिलेगा ही मिलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।